हे गाइस, दिस इज स्वीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आखिरकार ले आया हूँ सीक्रेट इन्वेजन का पहला इशू, जो कि मेन इवेंट है हमारा। क्योंकि अब तक मैं जो उसकी टाइम शेयर कर रहा था इससे पहले, लेकिन अब बेसिकली टाइमलाइन के अंदर हमारे मेन इवेंट की बारी आ गई है। तो अब जो है यहाँ से बेसिकली बहुत ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम बेसिकली देखने वाले हैं कि सीक्रेट इन्वेजन का टाई इन जो है अब उसके साथ मिलेंगी और हम देखेंगे किस तरह से मेन इवेंट के अंदर जो चीज़ें वो कनेक्ट हो रही हैं। तो गाइस, आपको तो अभी तक पता चल गया होगा कि हम लोग सीक्रेट इन्वेजन का टॉपिक अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नए आए हैं मैं उनको ये बताता चलूँ कि हम लोग सीक्रेट इन्वेजन अपने चैनल पे शुरू से लेके उसकी सारी टाइम्स के साथ हर एक डिटेल्स के साथ मैं अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप इसकी पूरी सीरीज़ को देख सकें और हर एक वीडियो देखें जो कि मैं तकरीबन रोज़ ही अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि इस कॉमिक बुक के 8 इश्यूज़ है, मतलब सीक्रेट इन्वेजन का जो मेन टॉपिक है उसके 8 इश्यूज़ हैं और टाइम्स की बात हम अलग कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे सिर्फ मेन इश्यूज़ देखना चाहते हैं, आपको टाइम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके 8 इश्यूज़ रिलीज़ होंगे जो कि मैं 8 एपिसोड्स के अंदर कवर करूँगा, लेकिन अपनी टाइमलाइन के हिसाब से। सो गाइस, चलिए, मुझे अब आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पर इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि आप लोग को हर चीज़ पता ही है। सो गाइस, चलिए आज के इस ऑसम कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम लोग शिफ्ट होते हैं बहुत साल पहले एक प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पे कुछ स्क्रल्स के लोग एक गार के पास आते हैं। एक औरत उस गार में से निकलती है और स्क्रल्स बताते हैं कि हमारा थ्रोन वर्ल्ड जो है वो बर्बाद हो चुका है, हमारा पूरा अरमाडा वो बर्बाद हो चुका है, अब हम लोग ख़त्म हो चुके हैं। तो वहाँ से जो औरत निकलती है वो बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि जो बातें लिखी गई थी वो सच हो गई हैं। तो वहाँ पे सब लोग सर झुकाते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल माय एक्सेलेंस, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। और वो बोलती है कि अब तुम लोग मेरे पास आ गए हो लौट के। तो वो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल माय क्वीन। तो वो अपना मार्क्स उतारते हुए बोलती है कि फिर अब हमें वही करना चाहिए जो कि हमें पहले कर लेना चाहिए था। और मैं बताता चलूँ, बेसिकली ये वही पैनल हम दोबारा देख रहे हैं जो हमने न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में देखा था टाई इंस के अंदर। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं स्टार्क लेबोरेटरी के अंदर, जिसकी लोकेशन कॉन्फिडेंशियल है, हमें नहीं बताई जा रही। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन मैन मौजूद है, जो कि डायरेक्टर ऑफ शील्ड है। और आयरन मैन बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट होने वाला है। मैं तुम लोग को इसीलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं सीक्रेट के साथ अब और क्या करूँ। और आयरन मैन अपना हेलमेट खोलते हुए बोलता है, द स्क्रल एम्पायर, ये एक ऐसी रेस है जो कि डजन्स ऑफ वर्ल्ड्स के ऊपर रूल करती है। ये एक शेप शिफ्टिंग एलियन फॉर्म है और ये अब यहाँ आ चुकी है। ये हमारे बीच रह रही है और हम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे इस बारे में कैसे पता है? क्योंकि द अवेंजर्स जो हैं वो जापान गए थे और उन लोगों को ये मिला। और हम लोग बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे आयरन मैन उस इलेक्ट्रा की बॉडी को लेके आया हुआ होता है और यहाँ पे बेसिकली रीड रिचर्ड और हैंक पिम मौजूद होते हैं। हमने अभी देखा था इनह्यूमंस वाले इशू में कि आयरन मैन बोलता है कि कुछ ही देर में मैं हैंक पिम और रीड रिचर्ड से मिलने वाला हूँ। तो ये स्टोरी उसी के बाद से कंटिन्यू हुई है। और हैंक पिम बोलते हैं कि इलेक्ट्रा ये तो निंजा असासिन, ये स्क्रल कैसे हो सकती है? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये एक स्क्रल है। तो हैंक पिम पूछते हैं आखिर कितने टाइम से? तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि स्क्रल तो है, लेकिन इसके बारे में कोई बता क्यों नहीं पाया अब तक? तो आयरन मैन बोलता है कि असल सवालात तो यही हैं। और आयरन मैन बोलता है कि मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ अकेली स्क्रल नहीं है, इसके अलावा भी और स्क्रल्स है, और ये बात मैं श्योर होकर कह सकता हूँ। तुम दोनों को मैंने इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर तुम ही सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट पीपल हो। मैं इस वक्त तुम लोगों को देख रहा हूँ और मेरा आर्मर ये बता रहा है तुम लोग की फाइल्स देखते हुए कि डॉक्टर रीड रिचर्ड जो कि फैंटास्टिक फोर्स से हैं और डॉक्टर हैंक पिम जो कि एवेंजर्स और 50 स्टेट इनिशिएटिव को चला रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग सच में वही हो जो कि मेरी फाइल्स बता रही हैं या कोई और ही हो। और हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा अभी इसी वक्त, क्योंकि ये जो है ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है और इस बारे में मैं बिल्कुल श्योर होकर कह सकता हूँ। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आयरन मैन इस सिचुएशन से कितना ज़्यादा परेशान है
और आयरन मैन जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहता है कि कैसे वो लोग स्क्रल्स को डिटेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि उसको पता है कि अब हर जगह स्क्रल्स मौजूद हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं पीक के अंदर, जो कि दरअसल हेडक्वार्टर है सॉर्ड का। और जिन लोगों को सॉर्ड के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलूँ कि सॉर्ड दरअसल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस से आने वाले खतरों के ऊपर नज़र रखती है। जैसे दुनिया के खतरों पर नज़र रखने के लिए शील्ड है, इसी तरह स्पेस के खतरों पर नज़र रखने के लिए सॉर्ड है। और हम लोग देखते हैं बेसिकली सॉर्ड जो है यहाँ पे कमांडर डुगन आए हुए होते हैं शील्ड के, क्योंकि यहाँ पे इन लोग को कुछ काम वगैरह होते हैं, इसके सिलसिले में ये लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं। और यहाँ पे सॉर्ड की जो कमांडर है उनका नाम है एजेंट ब्रांड, एबिगल ब्रांड। और वो बोलती हैं कि हमें आपको यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आप वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स हैं शील्ड के, और आप काफ़ी टाइम से आप कैप्टन अमेरिका के साथ भी लड़ सके हैं। तो यहाँ पे सारे लोग उनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहाँ पे कुछ बातें वगैरह वो लोग कर ही रहे होते हैं टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म के हवाले से, एजेंसी के हवाले से। लेकिन अचानक वहाँ पे अलार्म बजना शुरू होता है कि रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। और एबिगल बोलती है कि मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है। हमें जो है एक बूगी नज़र आया है जो कि बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। और इस तरह हम स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक शिप जो है बहुत स्पीड से जलता हुआ अर्थ की तरफ आ रहा होता है। तो वो बोलती है कि मुझे जल्दी से स्क्रीन के ऊपर दिखाओ। और जैसे ही वो देखती है तो एबिगल समझ जाती है कि ये तो एक स्क्रल का जहाज़ है। तो वो दूसरा एजेंट बोलता है कि ये कोई आम जहाज़ नहीं, ये एक ट्रांसपोर्ट शिप है। तो एबिगल बोलती है कि ये एक स्क्रल का जहाज़, वो भी सिर्फ एक जहाज़, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कर क्या रहा है। और एजेंट बताता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बस घुसने वाला है। ओहो, बल्कि ये तो घुस ही गया है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और ये बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। तो एबिगल पूछती है कि आखिरकार ये लैंड कहाँ पे करने वाला है, कुछ पता लगा सकते हो तुम। तो वो एजेंट बोलता है कि ओके ओके मैं कुछ करता हूँ। बोलता कि ये तो पक्की हो चुकी है बात कि ये जहाज़ स्क्रल ओरिजिन का है और ये क्रैश लैंड करने वाला है। मुझे ज़रा एस्टिमेट लगाने दो, मेरे हिसाब से ये क्रैश लैंड करने वाला है सैवेज लैंड के अंदर मैम। और वो एजेंट बोलता है कि ये क्रैश लैंड करेगा 2.2 मिनट्स के अंदर। तो एबिगल बोलती है कि मुझे टोनी स्टार्क से बात करवाओ अभी के अभी। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं टोनी स्टार्क, रेड रिचर्ड और हैंक पिम के पास, जो कि उस स्क्रल की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं। और वहाँ पे हैंक पिम बोलते हैं कि टोनी मुझे ज़रा बताओ कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। तो टोनी बोलता है कि ये है वो स्क्रल जिसको हमने पकड़ा है, जो कि शेप शिफ्ट किया हुआ था और ये कम्प्लीटली अनडिटेक्टेबल था। तो रेड रिचर्ड बोलते हैं कि कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से अनडिटेक्टेबल था, तुम श्योर है इस बारे में? तो आयरन मैन बोलता है कि मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ, क्योंकि वहाँ पे वुल्वरीन की म्यूटेंट पावर, डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी इसका पता नहीं लगा पाई थी। ये पूरी तरह से अनडिटेक्टेबल है। तो रेड रिचर्ड बोलते हैं कि वेल ये तो एक नई चीज़ है। आयरन मैन बोलता है कि ये तो सच में नहीं है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हो सकता है ये किसी किस्म की कोई ट्रिक हो। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये किस किस्म की ट्रिक हो सकती है? तो हैंक पिम बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एवेंजर्स जिस इस बॉडी को तुम्हारे पास लेकर आए हैं जो लोग, वही दरअसल स्क्रल हो और वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हों। आयरन मैन बोलता है कि जो भी हो, मेरा आर्मर, मेरी टैग जो है इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाई है और ये बॉडी ही एक ऐसी चाबी है जिसके ज़रिए हम इसका पता लगा सकते हैं। और रेड रिचर्ड बोलते हैं कि मुझे जो है अपनी बैक्स्टर बिल्डिंग की स्क्रल्स फाइल्स को रिसर्च करना होगा ताकि मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ला सकूँ और इसके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू करूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम्हें जो करना है जल्दी से करो। और वहीं पे हम देखते हैं अचानक आयरन मैन के आर्मर के अंदर आवाज़ आती है कि डायरेक्टर स्टार्क, ये मारिया हिल बोल रही है और मैं आपके लिए एक खबर लेकर आई हूँ सॉर्ड से, और वो बता रहे हैं कि एक बूगी जो है अर्थ की तरफ आ रही है और वो स्क्रल का जहाज़ है। और आयरन मैन बोलता है क्या वो क्रैश लैंड करिए है, कोई सर्वाइवर उसमें से बचे हैं? तो मारिया हिल बोलती है कि हम इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, हम अपनी एक टीम वहाँ पे भेज रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं ही वहाँ पे जाके चेक करूँ? तो आयरन बोलता है कि नहीं नहीं, वहाँ पे कोई टीम नहीं जाएगी, मैं खुद जाके उसको चेक करूँगा। तो हैंक पिम बोलते हैं कि क्या हुआ? तो आयरन बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तो रेड रिचर्ड बोलते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इससे निमट लेंगे। आयरन मैन बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग अपने काम पे लगे रहो और मैं रिपोर्ट्स के लिए तुम लोग को कॉल करूँगा। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ज़रा बताओगे हुआ क्या है? तो आयरन मैन जल्दी से वहाँ से निकलते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ ये हमें कॉल करेगा। और इस तरह आयरन मैन वहाँ से फुल स्पीड के साथ निकलता है उस लैब से और बोलता है कि अवेंजर्स असेंबल। और वहाँ पे स्पाइडर वुमन बोलती है कि क्या हो गया टोनी, मैं ही सिर्फ यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई इमरजेंसी आ गई है, सबको जल्द से जल्द जमा करो, क्वीन जेट को स्टार्ट करो। स्पाइडर वुमन, एक स्क्रल का जहाज जो है वो सैवेज लैंड के अंदर क्रैश हुआ है। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि लगता है अब वक्त आ गया है। आयरन बोलता है कि हाँ इस बारे में हम जल्द जान जाएंगे, स्टार्क आउट। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे जारवेस और स्पाइडर वुमन मौजूद होते हैं। और वहाँ पे जेसिका कॉल मिलाती है और बोलती है कि हेलो, और ये हो रहा है। और बेसिकली वो कॉल करती है सीक्रेट एवेंजर्स को, जो कि इस वक्त छुपे हुए होते हैं डैनी रैंड के घर के अंदर, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन लोग को छोड़ दिया होता है। तो अब ये लोग बेसिकली एक घर के अंदर रह रहे हैं जो कि डैनी रैंड का है और एवेंजर्स टावर के वो बिल्कुल सामने हैं। तो लू पूछता है कि किस बारे में बात कर रही हो तुम? तो जेसिका बताती है कि स्क्रल का एक जहाज सैवेज लैंड के अंदर क्रैश करा है, टोनी अपनी ट्रूप्स को गैदर कर रहा है और वो वहाँ पे निकलने वाला है, लेकिन उसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा सबको जमा करने में, क्योंकि हम सब इधर से उधर बिखरे हुए हैं। तो लूक बोलता है तो तुम क्या चाहती हो?
कुछ भागे हुए हीरोज जो कि कानून से भाग रहे हैं वो इस बारे में क्या करें। तो जेसिका बोलती है देखो लूक, इस वक्त जो है मैं स्टार्क से ज़्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कुछ करना चाहिए? और इस तरह वो फ़ोन काट देती है। और वहीं पे हम देखते हैं वुल्वरीन, एको, आयरन फिस्ट, रॉनिन और स्पाइडरमैन सब मौजूद होते हैं। और आयरन फिस्ट पूछता है कि क्या हुआ, कुछ बताओगे हमें? लेकिन वहाँ पे जो है वो कुछ बोल नहीं रहा होता। वहीं पे लूक केज सोच में पड़ जाता है और अचानक अपना मोबाइल से कॉल मिलाते हुए बोलता है कि हे मैन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जल्द से जल्द, हमें एक क्विक ड्रॉप चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। और वो फ़ोन काटते हुए बोलता है क्या तुम लोग तैयार हो सबकी हटाने के लिए? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और इस तरह हम एवेंजर्स टावर के रूफ टॉप के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उनका क्वीन जेट खड़ा हुआ होता है। और वहाँ पे बेसिकली ब्लैक विडो जहाज़ के पास खड़ी होती है और बोलती है कि हेली कैरियर, दिस इज एजेंट रेमोनॉफ, ओवर। और टोनी को इस बारे में बता दो कि क्वीन जेट बिल्कुल तैयार है और रेडी है, हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं साइमन, कैरल और बॉब का। लेकिन अचानक वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लॉक जो होता है, यानी क्लॉक और डैगर वाला क्लॉक जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, लूक केज ने दरअसल उसको कॉल की होती है ताकि वो एवेंजर्स टावर पे फौरन पहुंच सकें। और इस तरह न्यू एवेंजर्स की सारी टीम जो है वहाँ पे पहुंचती है। और ब्लैक विडो एकदम हैरान रह जाती है और बोलती है कि तुम लोगों का क्या दिमाग खराब हो चुका है, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? के ऊपर अपना वेब मारता है जिससे वो वहाँ पे कैद हो जाती है। और क्लॉक बोलता है कि बस मैं तुम लोग के साथ यहीं तक आ सकता हूँ। तो लूक बोलता है कि वाकई में तुम हमारे साथ चलना नहीं चाहते हो क्लॉक? तो बोलता है कि तुम लोग को टेलीपोर्टेशन की ज़रूरत हो तो कोई मसला नहीं है, टोनी स्टार्क की गाड़ी चुरानी हो उसमें तुम लोग मज़े करो, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। और वहाँ पे रोनिन बोलता है कि मैन, नताशा मुझे मार डालेगी जब वो उठेगी, हम लोग एक साथ घूमा फिरा करते थे। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि भाई ये बताओ कि तुम किसके साथ घूमे फिरे नहीं हो। और इस तरह हम देखते हैं कि न्यू एवेंजर्स की टीम जो है वो स्क्रल के जहाज़ को देखने के लिए सैवेज लैंड के लिए निकल जाती है उस क्वीन जेट में। और इसके बाद हम 3.5 मिनट बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे माइटी एवेंजर्स की टीम जमा होती है, कैरल, आयरन मैन, एरीज और स्पाइडर वुमन। और वो आयरन मैन बोलता है कि आखिरकार मेरा मनहूस क्वीन जेट है कहाँ, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? और वहीं पे हम जहाज़ के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं सैवेज लैंड की तरफ। तो रॉनिन पूछता है क्या टोनी स्टार्क इस जहाज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते आर्मर के जरिए, क्योंकि ये तो उसी का जहाज़ है ना? तो वो बोलता है कि नहीं, वो अब इसको ट्रैक नहीं कर सकता है, हमने इसका मदरबोर्ड उड़ा दिया है। तो लोगन बोलता है कि बहुत बढ़िया। तो आयरन फिस्ट बोलता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें फॉलो नहीं कर सकता, वो हमें ज़रूर फॉलो करेगा, वो इस पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स को चलाता है, वो हमें ढूंढ सकता है। तो लूक केज बोलता है कि अगर उसको हमें ढूंढना है तो ढूंढे, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह हम देखते हैं माइटी एवेंजर्स की टीम भी जो है वो सैवेज लैंड के लिए निकलती है, क्योंकि बेसिकली माइटी एवेंजर्स के सारे मेंबर्स हैं वो तकरीबन उड़ सकते हैं, सिर्फ ब्लैक विडो और स्पाइडर वुमन को छोड़ के जो कि जहाज़ में आ रहे होते हैं। बाकी सेंट्री, वंडरमैन और मिस मार्वल तो वो अपनी फ्लाइट के जरिए खुद ही उड़ते हुए आ रहे होते हैं। और वहीं पे वो लोग देखते हैं हम लोग स्पाइडरमैन वगैरह जो हैं सैवेज लैंड के अंदर लैंड कर रहे होते हैं। और वहाँ पे रॉनिन वगैरह बोलते हैं कि मुझे लगता था ये एक मेड अप प्लेस है, इस तरह की कोई जगह है ही नहीं। लेकिन लूक केज बोलता है कि नहीं, ये जगह बहुत ज़्यादा रियल है। तो वुल्वरीन बोलता है कि ये एक ऐसी जगह है जिसको लोग भूल चुके हैं, लेकिन ये अंटार्कटिका के अंदर पुराने वक्तों की तरह चलती है, यहाँ पे तौर तरीके बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हे गाइस, क्या तुम लोगों ने ज़रा सा सोचा नहीं कि ये किसी किस्म का टोनी का ट्रैप नहीं है कि वो हमें फंसाना चाहता है अरेस्ट करने के लिए? तो लोगन बोलता है कि बब, लगता है कि तुम भूल रहे हो कि उन लोगों के पास बहुत सारे मौके थे हमें पकड़ने के, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा, तो वो ये हरकत क्यों करेंगे? लूक केज बोलता है एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ज़रा ये बताओ कि हम इस बात को कैसे मान लें कि ये एक स्क्रल का ट्रैप नहीं है, हो सकता है कि स्क्रल हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हों। तो लूक केज बोलता है कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये एक स्क्रल का ट्रैप हो, मैं थक चुका हूँ छुप छुप के, मैं थक चुका हूँ कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, मैं अपनी वाइफ को मिस कर रहा हूँ, अपने बच्चे को मिस कर रहा हूँ, वो लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं इन डैम स्क्रल्स की वजह से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ जल्दी से नॉर्मल हो जाए। तो वहाँ पर रॉनिन बोलता है कि वाकई में तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें नॉर्मल हुआ करती थी? तो लूक बोलता है कि कम से कम इससे तो बेहतर ही हुआ करती थी ना। स्पाइडरमैन बोलता है क्या हमें पता है कि हमें क्या चीज़ देखनी है जब हम वहाँ पहुँचेंगे? तो लोगन बोलता है मैं हर चीज़ को ट्रैक कर सकता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं पे भी हो और किसी भी वक्त हो। लेकिन हम अचानक हम देखते हैं कि उनके क्वीन जेट को जो है एक टीरेक्स आके पकड़ लेता है अपने मुंह के अंदर और बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा होता है और दूर फेंक देता है उठा के। और इस तरह न्यू एवेंजर्स की पूरी टीम हिल के रह जाती है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि अच्छा भाई, हर चीज़ को तुम ट्रैक कर सकते हो, लेकिन ये इतना बड़ा डायनासोर ट्रैक नहीं कर पाए। और इस तरह वो लोग उस जहाज़ से बाहर निकलते हैं। और एको बोलती है कि वाओ। स्पाइडरमैन बोलता है कि ये वाओ से ज़्यादा आओ लग रहा है मुझे। लेकिन लोगन बोलता है खामोश हो जाओ, इस तरफ चलो मेरे साथ। स्पाइडरमैन बोलता है कि यहाँ पे कजार रहता है, तुम लोग जानते हो ना, हमें शायद उसके पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकेगा। लेकिन लूक बोलता है कि वो देखो ज़रा। तो एको बोलती क्या यही है वो जहाज़? तो लूक बोलता है कि नहीं नहीं, ये वो जगह है जहाँ पे न्यू एवेंजर्स की टीम पहले आई थी एक लड़ाई के लिए। और बेसिकली ये वो बात हो रही है जो कि न्यू एवेंजर्स के शुरू के एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स की टीम सैवेज लैंड आती है जहाँ पे वो एक ड्रैगन सौरॉन का मुकाबला करती है। तो रॉनिन बोलता है कि तुम लोग इस जगह को इस तरह से बर्बाद करके गए थे और ये अभी तक जल क्यों रही है? तो लूक बोलता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे इस तरह से कुछ भी नहीं करके गए थे। तो एको बोलती है फिर आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है? तो लोगन बोलता है कि चलो अभी यहाँ से, अभी हम इसको तलाश करने के लिए नहीं आए हैं, ये है वो चीज़ जिसको हम तलाश करने के लिए आए थे।
और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो स्क्रल का जहाज लैंड किया हुआ होता है। और लूक बोलता है क्या लोगन तुम कुछ देख सकते हो, कुछ सूंघ सकते हो? तो लोगन अपने क्लॉज निकालते हुए बोलता है कि ना, ये जो है पूरी तरह से सील है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना ही मैं कुछ सूंघ सकता हूँ। तो आयरन फिस्ट बोलता है तो फिर तो हमें इसको खोलना चाहिए ना। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ज़रा हमें सोच लेना चाहिए। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि ऐसा क्यों? स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जब हम इसको खोलेंगे तो उसके अंदर से क्या चीज़ निकलने वाली है? क्या पूरा स्क्रल एम्पायर हमारा इंतजार कर रहा है खोलने के लिए इसको? रॉनिन बोलता है कि हो सकता है इसके अंदर कुछ एस्केप हॉस्टेजेस हो, इसी वजह से ये शिप अकेला यहाँ पे आया है। आयरन फिस्ट बोलता है या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ प्रिजनर्स हों, हमारे पास आंसर्स तो कम से कम हमें मिल सकते हैं ना, हमें इस चीज़ को खोलना चाहिए। एको बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हमें भी इसको खोलना चाहिए। लोगन बोलता है देखो गाइज, जो कुछ भी करना जल्द से जल्द करो, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे माइटी एवेंजर्स की टीम आती है और आयरन मैन बोलता है कि अपने कदम इस शिप से दूर रखो और तुम लोग अंडर अरेस्ट होते हो। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे एक ज़बरदस्त पैनल जिसके अंदर न्यू एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और रॉनिन बोलता है कि क्या मतलब, अब तुम सैवेज लैंड के भी बाप बन चुके हो आयरन मैन, हर चीज़ में तुम अपना कब्जा जमाते हो। तो कैरल बोलती है कि कम ऑन गाइस, तुम लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ स्टैंड डाउन। लाइक सीरियसली लूक, तुम तो कम से कम मेरी बात को समझो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने फेवर जो करे हैं। तो लूक बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला एक भी, मैं इस चीज़ को खोल रहा हूँ। आयरन मैन अपना रिपल्सर रेडी करते हुए बोलता है कि लूक, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन लूक के जो शिप के दरवाजे पे जाता है और उसको खोल रहा होता है और बोलता है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारा सूट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। मेरा मतलब यह है कि टोनी स्टार्क को इस बारे में पता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि तुम टोनी ही हो। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं दरवाजे को नहीं खोलूँ, तो फिर तो मैं दरवाजे को खोल के ही रहूँगा, मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि सॉर्ड का जो हेडक्वार्टर होता है वो लोग भी इस फुटेज को देख रहे होते हैं इस वक्त कि यहाँ पे हो क्या रहा है सैवेज लैंड के अंदर। और वहीं पे एबिगेल बोलती है कि आखिरकार इसकी बात का क्या मतलब था, क्या टोनी स्क्रल है? तो डम डुगन बोलता है कि उसको ऐसा लगता है कि सच में टोनी स्टार्क जो है वो भी एक स्क्रल है। और इस तरह कैरल बोलती है कि लूक कम ऑन, हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि लूक से वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता। और इसी तरह हम लोग 3-4 पैनल्स को एक साथ देख रहे होते हैं जहाँ पे लूक की दरवाज़ा खोल रहा होता है, डम डुगन अपनी टोपी उतार रहा होता है और जारविस वो गौर से देख रहा होता है। लेकिन अचानक जो है उस दरवाजे का जो लॉक होता है वो खुद ब खुद खुल जाता है और डम डुगन जो अपनी टोपी उतार रहा होता है वो बोलता है कि ही लव्स यू। और इस तरह हम देखते हैं कि सॉर्ड का जो स्पेस स्टेशन होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा स्पेस स्टेशन बर्बाद हो जाता है। और इस तरह सारे एजेंट्स जो होते हैं वो अपने लाइफ सपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। वो दरअसल एक तरह का बबल रैप होता है जिसके ज़रिए कुछ टाइम तक उनको ऑक्सीजन मिल सकती है। और हम दूसरी तरफ जारविस के पास शिफ्ट होते हैं जो कि एवेंजर्स टावर के अंदर होता है, और वो टोनी के कंप्यूटर के अंदर एक चिप इंसर्ट करता है जिससे अचानक सारी स्क्रीन उड़ जाती हैं और उसमें लिखा आता है कि एलियन वायरस डिटेक्टेड। और जारविस भी बोलता है कि ही लव्स यू। मतलब एवेंजर्स टावर के अंदर जो जारविस मौजूद था, शील्ड के अंदर जो डम डुगन मौजूद था, वो लोग स्क्रल्स थे। और इस बारे में टोनी स्टार्क को भी नहीं पता कि उसका खुद का बटलर जो उसके घर में है, जो एवेंजर्स की सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, वो दरअसल स्क्रल है। और अब देखते हैं कि जैसे ये एलियन वायरस टोनी स्टार्क के कंप्यूटर के अंदर हिट करता है, वहाँ से अगले पल हम सैवेज लैंड के अंदर देखते हैं कि आयरन मैन का जो आर्मर होता है वो पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आयरन मैन चिल्ला रहा होता है और वो अब हिल भी नहीं पा रहा होता। और सब एकदम टोनी के पास जाते हैं और टोनी स्टार्क चिल्लाता है कि सब मुझसे दूर हो जाओ, मैंने कहा कि सब मुझसे दूर हो जाओ। और वो बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे वॉमिट करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पे कैरल बोलती है कि हेलीकैरियर 1, दिस इज़ मिस मार्वल, हम लोग सैवेज लैंड के अंदर है और मुझे एक इमीडिएट एवैक चाहिए टोनी स्टार्क के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें उसको यहाँ से निकालना होगा फ़ौरन। तो बॉब बोलता है कि मैं इसको यहाँ से उड़ा के ले जा सकता हूँ। तो कैरल बोलती है कि नहीं नहीं, कोई इसको छूना नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हेलीकैरियर, क्या तुम हमें रीड कर रहे हो? हेलीकैरियर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन हम हेलीकैरियर के अंदर भी देख रहे होते हैं कि पूरा हेलीकैरियर बर्बाद हो गया होता है और उसके एजेंट बताते हैं कि कमांडर हिल, हमारा पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। और मारिया हिल बोलती है कि दिस इज़ मारिया हिल, ऑल हैंड्स डाउन, हम लोग इस शिप को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उनका शिप आसमान के अंदर होता है और अब उसके इंजन बंद हो गए होते हैं और वो शहर की तरफ गिर रहा होता है। और इसी तरह हम स्टार्क इंटरप्राइजेस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसके सारे कंप्यूटर्स के अंदर एलियन वायरस डिटेक्ट हो जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं स्टार्क इंटरप्राइजेस की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, जितने भी स्टार्क के इंडस्ट्रीज लेबॉर्ट्रीज होती हैं, हर जगह ये वायरस आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह स्टार्क की जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं स्पेस के अंदर मौजूद, उनके अंदर भी ये वायरस घुस जाता है और इस तरह वो बेकार हो जाती हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्क्रल ने सबसे पहला अटैक जो करा है वो टोनी स्टार्क के ऊपर करा है, क्योंकि इस वक्त टोनी स्टार्क एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है जहाँ से वो पूरी दुनिया के ऊपर नज़र रखता है। वो शील्ड का कमांडर है, उसके पास एवेंजर्स का एक्सेस है, वो हर चीज़ का एक तरह से किंग बना हुआ है। और क्योंकि आयरन मैन इन सारी चीज़ों को चला रहा था, तो जैसे ही ये वायरस डिटेक्ट हुआ तो आयरन मैन का खुद का आर्मर, उसके सारे ऑफिसेज, उसके इंटरप्राइजेज, उसकी इंडस्ट्रीज, उसके एवेंजर्स टावर की चीज़ें और शील्ड सब जो हैं एक ही झटके में बर्बाद हो गई। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं द राफ्ट प्रिजन के अंदर,
आपको याद होगा कि ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है जो कि राइकर आइलैंड के ऊपर है, और पहले भी यहाँ से जो न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ हुई थी वो दरअसल इसी वजह से हुई थी कि इस प्रिजन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था और इसी वजह से एवेंजर्स आपस में मिले थे और एवेंजर्स की नई टीम बनी थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है एक शॉकवेव पाई गई होती है, तो इसीलिए ये लोग जो है सारे प्रिजनर्स को चेक कर रहे होते हैं कि कौन आइलैंड के अंदर मौजूद है और कौन नहीं। पहले वो लोग चेक करते हैं शॉकवेव को जो वहाँ मौजूद होता है, फिर डॉक्टर वॉन्डूम को, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है, आर्मोड्रिलो वो भी मौजूद होता है, मैंड्रेल वो भी मौजूद होता है। लेकिन मॉलिक्यूल मैन के ऊपर वो लोग जैसे ही आते हैं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि राफ्ट प्रिजन के अंदर भी वो वायरस घुस जाता है और वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। तो गार्ड्स बोलते हैं क्या सच में हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे राफ्ट प्रिजन के अंदर जितने भी कैदी होते हैं वो सारे वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। और वो एजेंट बोलता है कि कमांडर डेक प्लीज़ चेक कीजिए, हम सब बेसमेंट 3 के अंदर हैं और हमारे पास यहाँ पे एक रियल सिचुएशन है। और इसी तरह हम मैक्सिमम सिक्योरिटी क्यूब के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि एक और राफ्ट की तरह की सिक्योरिटी है, और वहाँ पे भी इसी तरह का एलियन वायरस डिटेक्ट होता है। और बेसिकली क्यूब वो प्रिजन है जहाँ पे आपको याद होगा हमने इल्यूमिनाटी के इशू के अंदर देखा था कि मार्वल बॉय नोवार जो है वो यहाँ पे कैद होता है, और अब बेसिकली नोवार जो है यहाँ पे एज अ ऑफिसर काम कर रहा होता है क्योंकि उसको जो है अकल आ गई होती है आयरन मैन वगैरह की बातों से, और वो बोल रहा है कि आखिरकार अब ये क्या प्रॉब्लम है। और इसी तरह क्यूब के अंदर भी हम देखते हैं कि सारे प्रिजनर्स जो हैं वो वहाँ से आज़ाद हो गए होते हैं और वहाँ पे जो है हर तरफ तबाही और बर्बादी मचना शुरू हो जाती है। तो नोवार बोलता है मार्वल बॉय लगता है कि अब मेरा यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं थंडरबोल्ट माउंटेन्स के अंदर। तो ये वो माउंटेन है जहाँ पर थंडरबोल्ट्स की टीम काम करती है। आपको याद होगा कि सिविल वॉर जब इवेंट चला था तो आयरन मैन और रीड रिचर्ड वगैरह ने कुछ चिप्स का इस्तेमाल करा था इन लोगों के ऊपर लगा के, इन विलन्स के ऊपर लगा के, जिससे वो अपने काम ले सकें, और बेसिकली इस टीम को नाम दिया था थंडरबोल्ट्स, और इसको इस वक्त जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न लीड कर रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे रहते हैं। और इस तरह हम थंडरबोल्ट के माउंटेन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो लोग भी अपने आपस में कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक वहाँ जो है थंडरबोल्ट माउंटेन के ऊपर भी एक बहुत ज़ोरदार अटैक होता है और वहाँ से सॉन्ग बर्ड वगैरह जो है बहुत बुरी तरीके से नॉर्मन ऑसबॉर्न को किसी तरह से बचा लेते हैं। लेकिन धमाका वो बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे जिसने ये धमाका किया होता है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती है, और सब लोग उसको देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे द ग्रेट कैप्टन मार्वल यानी ओरिजिनल कैप्टन मार्वल जो कि क्री सोल्जर हैं वो यहाँ पे आए हुए होते हैं। और ये बात बिल्कुल हैरान कर देने वाली है क्योंकि कैप्टन मार्वल जो है काफ़ी साल पहले कॉमिक्स के अंदर मारे जा चुके हैं कैंसर की वजह से। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मैनहट्टन के अंदर और बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के टूर के ऊपर आए हुए होते हैं, और वो बताता है गाइड कि ये लोकेशन वो है जहाँ पे इस दुनिया के सबसे अमेजिंग लोग रहते हैं यानी फैंटास्टिक फोर, और इस दुनिया के ऊपर सबसे ज़बरदस्त लेबॉर्ट्री जो वो यहीं पे है जो कि डॉक्टर रीड रिचर्ड्स की है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नोबेल प्राइज़ भी जीते हैं क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एक ऐसी जगह को दरियाफ्त करा था जिसको नेगेटिव जोन कहा जाता है। ये एक पैरेलल डायमेंशन है जो कि हमारी यूनिवर्स का समझ लीजिए एक ऑपोजिट डायमेंशन है। अचानक देख रहे होते हैं इन्हीं टूरिस्ट के बीच एक आदमी होता है जो कि दरअसल स्क्रल होता है, और वो शेफ शिफ्ट होकर सूजन स्टॉर्म के रूप में आ जाता है और वो आईडी कंफर्म करते हुए उनके टावर के अंदर घुस जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जॉनी स्टॉर्म, फ्रैंकलिन रिचर्ड, वलेरिया रिचर्ड जो हैं खेल रहे होते हैं। तो अचानक जब ये आती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जॉनी बोलता है कि मुझे तो लगा था बहन कि तुम वैंकूवर के अंदर हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि सूजन स्टॉर्म जो है उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही होती है और वो जो है सीधा रीड रिचर्ड के लैब की तरफ जा रही होती है। तो जॉनी बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी की इस वक्त हटी हुई है, हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। और इस तरह वो जो है रीड रिचर्ड के लैब के अंदर घुसती है अपनी आईडी कंफर्म करते हुए, और वो वहाँ पे रीड रिचर्ड के कंप्यूटर्स के अंदर घुसती है और बेसिकली एक जो है नेगेटिव जोन के पोर्टल को ऑन कर देती है, जिसको उसकी बहुत ज़बरदस्त वार्निंग मिल रही होती है, लेकिन फिर भी वो उस पोर्टल को यहाँ पे ऑन कर देती है, जिसकी वजह से होता यह है कि वहाँ पे नेगेटिव जोन का पोर्टल जो है इनकी बिल्डिंग के अंदर ऑन हो जाता है, और वो जो सूजन स्टॉर्म होती है वो बोलती है कि ही लव्स यू। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल जो है इस बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर इस पोर्टल की वजह से बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और जॉनी जो है ह्यूमन टॉर्च के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए गुस्से से बोलता है कि सूजन आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो। लेकिन यहाँ से जब हम बाहर शिफ्ट होते हैं तो देखते हैं कि इस पोर्टल की वजह से बेसिकली पूरी की पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग जो है उसने उसको अपने अंदर सक कर लिया होता है। मतलब आधी बैक्स्टर बिल्डिंग जो है यहाँ से शिफ्ट होके वो नेगेटिव जोन में जा चुकी है। तो मतलब आप ये समझिए कि दरअसल जो है स्क्रल ने फैंटास्टिक फोर को एक निशाना बनाया था ताकि जॉनी स्टॉर्म, द थिंग और सूजन वो जाना जाने इस वक्त कहाँ है, क्योंकि बेसिकली ये सूजन तो एक स्क्रल है, तो इन लोगों को वो लोग इस रास्ते से हटा दें ताकि सीक्रेट इन्वेजन की जब वॉर शुरू हो तो कम से कम हीरोज़ को उनको सामना करना पड़े। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से, कितने बारीकियों से स्क्रल्स ने इसके ऊपर काम करा है इतने टाइम से, और इसी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है जिसको मार्वल में लिखा गया है मेरी नज़र में। और वहीं पे हम सैवेज लैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे आयरन मैन ऐसा लग रहा था कि अब वो कुछ घंटों का मेहमान है और जिंदा नहीं बचने वाला, और कैरल भी बोलती है कि इसको बहुत खतरनाक किस्म का दौरा पड़ा है। तो सेंट्री बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैं इसको यहाँ से ले जा रहा हूँ, इसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो लूक बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं गाइस, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ड्रामा कर रहा है, मुझे लगता है कि ये किसी किस्म की चीज़ ने इसको जो है इन्फेक्ट किया है।
कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो कैरल बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये किसी किस्म की कोई ट्रिक नहीं है लूक। टोनी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो सेंट्री बोलता है कि एरीज, इसके जो है आर्मर को उतारो, इसके बूट्स को उतारो, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ही ना यहाँ पे। और वहाँ पे वंडरमैन बोलता है कि आखिरकार कौन है जो इसका ये हाल कर सकता है? स्पाइडरमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से ये एक किस्म का वायरस है और इस वायरस की वजह से इसका असर जो है स्टार्क की सीधी बॉडी पे हुआ है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि स्टार्क का जो आर्मर है अब वो डायरेक्ट उसकी बॉडी से कनेक्टेड है और इस वायरस की वजह से इसके आर्मर के साथ साथ टोनी स्टार्क की बॉडी के ऊपर भी खतरनाक असर हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे पीछे से उन लोगों को आवाज़ आती है और वो लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो जो स्क्रल का शेप यहाँ पे लैंड हुआ होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग किस्म के सुपर हीरोज निकल के बाहर आ रहे होते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन, लूक केज, थॉर, बीस्ट, कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन, विजन, आयरन मैन, उसमें सारे सुपर हीरोज मौजूद होते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सारे सुपर हीरोज जो यहाँ पे हैं इन्होंने पुराने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। मतलब हमें ये यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारे सुपर हीरोज बहुत टाइम से स्क्रल के प्लेनेट के ऊपर किडनैप कर लिए गए थे, बहुत पहले ही, और इसी वजह से ये जो है अपने पुराने कॉस्ट्यूम्स के अंदर हैं। और वहाँ पे जैसे ही वो लोग सब बाहर निकलते हैं वो लोग डिस्कशन करते हैं, क्या हम सच में पहुँच गए हैं, क्या हम सच में अर्थ पे पहुँच गए हैं? तो वुल्वरीन कहता है कि हाँ, मुझे लगता तो यही है कि हम अर्थ पे पहुँच गए हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि न्यू एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स भी उनको घूर के देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हम यहीं से शिफ्ट होते हैं एबिगेल ब्रांड की तरफ, जो कि स्पेस के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं और वो बोलती हैं कि हेली कैरियर, क्या तुम हमें सुन रहे हो? शील्ड, क्या तुम हमें सुन सकते हो? यहाँ पे एबिगेल ब्रांड मौजूद है और हमारे पीक स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। क्या तुम हमें सुन सकते हो? हम लोग यहाँ पे फंस के रह गए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, इससे पहले मेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाए। क्या हमें कोई सुन सकता है? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर एबिगेल ब्रांड देखती है और वो हैरत में रह जाती है, क्योंकि यहाँ से स्क्रल के बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो अर्थ की तरफ अब आ रहे होते हैं। और बेसिकली ये वही जहाज़ आ रहे हैं जो कि हमने हरकुलिस के एपिसोड में देखा था, जब वो लोग यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं और जहाज़ स्क्रल्स के आ रहे होते हैं अर्थ के ऊपर। तो अब देखिए आप कितने खूबसूरत तरीके से ये स्टोरीज कनेक्टेड हो रही हैं आपस में, इसीलिए मैंने इसकी टाइम्स आप लोग के साथ शेयर करी थी। हम यहाँ से दोबारा स्टार्क की लेबॉर्ट्री के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हैंक पिम और रीड रिचर्ड जो हैं उसकी बॉडी को डायसेक्ट करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और रीड रिचर्ड अपनी फाइल्स तैयार कर रहे होते हैं और रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। और रीड रिचर्ड अचानक बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गया, मुझे लगता है कि मैं जान चुका हूँ कि वो लोग अपने आप को किस तरह से टोटली अनडिटेक्टेबल बना रहे हैं। और वहाँ पर रीड रिचर्ड मुस्कुराते हुए हैंक पिम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मैं बताऊं तुम्हें ये लोग कैसे कर रहे हैं, मैं जान चुका हूँ कि ये स्क्रल्स आखिरकार अपने साथ क्या कर रहे हैं। देखो, वो सिंपली जो है इस चीज़ को यहाँ से लेते हैं और, लेकिन इससे पहले रीड रिचर्ड अपनी बात कंप्लीट करें, हैंक पिम उसके मुंह पे गन तानता और बोलता है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं इस बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। और हम देखते हैं कि हैंक पिम जो है रीड रिचर्ड को एक अजीब व गरीब किस्म की गन से मारता है, जिससे उनकी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेच होकर ब्लास्ट हो जाती है और इधर से उधर बिखर जाती है। और हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि हैंक पिम जो हैं दरअसल वो भी स्क्रल होते हैं और उन्होंने रीड रिचर्ड को भी ठिकाने लगा दिया होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी फैंटास्टिक फोर जो है वो ठिकाने लग चुकी है। और यहाँ पे हैंक पिम जो है अपना रूप बदलते हुए बोलते हैं कि वो तुमसे भी प्यार करता है। टू बी कंटिन्यूड।